नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मंसूरी के एलबीएस एकेडमी में कोरोना का कहर, 50 से अधिक ट्रेनी आईएएस निकले पॉजिटिव, 4 दर्जन अधिक आईएएस का सैंपल लिया गया। कोरोना का उफान, बॉर्डर पर अलर्ट मोड पर प्रशासन, दिल्ली से उत्तराखंड आने जाने वालों पर सरकार की विशेष नजर। लव जिहाद मामले में सीएम का बड़ा बयान, अंतर धार्मिक विवाह प्रोत्साहन संबंधी प्रेस नोट की होगी जांच। महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर, महाकुंभ को लेकर हरिद्वार में मंथन, 13 अखाड़ों के महामंडलेश्वर करेंगे शिरकत। बैठक में कई मुद्दों पर होगी चर्चा। रुद्रप्रयाग में ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान हुए भगवान मद महेश्वर, डोली आगमन पर हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। आज से शीतकालीन पूजाएं होंगी शुरू। उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी से बड़ी ठंड, चंपावत में हड्डियां गलाने वाली ठंड, 3 डिग्री पहुंचा जिले का तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आम आदमी पार्टी से बागेश्वर जिले में लगातार लोगों को जोड़ता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने जिले में पहली बार आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बाइक रैली निकालकर जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा पार्टी की सदस्यता दिलाई गई थी। बसंत कुमार पूर्व में बागेश्वर विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बसंत कुमार के पार्टी में शामिल होने से पार्टी में मजबूती मिलने का काम करेगी। खबर देहरादून से, जहां प्रदेश के कुछ इलाकों में अभी भी दिवाली का जश्न बाकी है। आपको बता दें कि आगामी 25 नवंबर को बूढ़ी दिवाली त्यौहार का शुभ अवसर पर राज्य मंत्री रेखा आर्या अपने पैतृक निवास सोमेश्वर जनपद अल्मोड़ा में धूमधाम से मनाने जा रही। वहीं इस मौके पर उन्होंने मीडिया द्वारा सबसे आग्रह किया है कि वो भी विलोपित हों और सांस्कृतिक बूढ़ी दिवाली पुनर्जीवित करने के लिए आगे आए। 2015-16 में हमारा उन्होंने 14 तारीख को दीपावली उत्सव मनाया है और दीपावली का ध्येय सिर्फ ये है कि प्रभु श्री राम जो है वो वनवास से जो है अयोध्या की ओर जो है प्रस्थान करते हैं और राजगद्दी को प्राप्त करते हैं। उस खुशी में हम दीप जलाते हुए अपनी प्रसन्नता का इजहार करते हैं। हम सबको मालूम है कि हम सब पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं और कुमाऊं और गढ़वाल में उनके आने की, अयोध्या आने की सूचना जो है वो 11 दिन बाद मिलती है, जिसके कारण से 11 दिन बाद जो है उनके इस आगमन पर खुशी इजहार किया जाता है, जिसे गढ़वाल में इगास के नाम से जाना जाता है और कुमाऊं में बूढ़ी दीपावली के नाम से जाना जाता है। खबर रुद्रप्रयाग से है। गोडगार में लगभग 10 किलोमीटर दूर हिमालय श्रृंखला के मध्य विराजमान भगवान मद महेश्वर की चल रही विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान हो गई। भगवान मद महेश्वर की चल रही विग्रह उत्सव डोली के कैलाश से ऊखीमठ आगमन पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने दर्शन कर पूर्ण भागी बने और सोमवार से भगवान मद महेश्वर की शीतकालीन पूजा विधिवत शुरू होगी। बता दें कि आज मद महेश्वर घाटी में गिरिया गांव में प्रधान पुजारी टी गंगाधर लिंग ने ब्रह्मबेला में पंचांग पूजन के तहत भगवान मद महेश्वर सहित 33 कोटि देवी देवताओं के आवाहन किया और आरती उतारी। हिमालय के उत्तुंग शिखर पर विराजमान भगवान द्वितीय केदार मदमेश्वर जी के 19 नवंबर को कपाट बंद हुए। भगवान शिव समाधि में लीन हुए और भगवान का जो उत्सव विग्रह मूर्ति है, भोग मूर्ति है, 4 दिन की दिव्य पैदल यात्रा के बाद अनेक पड़ावों से भक्तों को दर्शन देते हुए अपने गद्दी स्थान ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में आज आ चुके हैं और दिव्य मेला यहाँ पर आयोजित किया जाता है, जिसको मदमेश्वर मेले के नाम से प्रसिद्ध है। और सभी श्रद्धालुओं को भगवान अपना आशीष देते हुए, भगवान का आशीर्वाद भक्त लेते हुए इस दिव्य मेला को संपन्न करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि अधिकांश युवा रोजगार की तलाश में जहां भटकते और मजबूर हों, मगर नैनीताल के कुछ युवाओं ने अपने ही शहर में लकड़ी के टुकड़ों को पेंट कर नेम प्लेट बनाने का काम शुरू कर दिया है, जिसको लेकर सैलानी तो पसंद कर ही रहे हैं, साथ ही साथ युवाओं को एक बेहतरीन रोजगार भी मिल रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट।
रोजगार का बेहतरीन जरिया बन चुके लकड़ी की नेम प्लेट इन दिनों नैनीताल पहुंचे सैलानी खूब पसंद कर रहे हैं और उपहार के स्वरूप अपनों के लिए नेम प्लेट तैयार करवा कर ले जा रहे हैं। इमरान बताते हैं कि प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत उन्होंने लोन लेकर काम शुरू किया है। वे सहारनपुर व बिजनौर से लकड़ी की प्लेटों को खरीद कर लाते हैं, फिर उन्हें ग्राहकों की पसंद से अलग अलग रंगों में रंग कर नेम प्लेट तैयार करते हैं। एक नेम प्लेट की कीमत लगभग 250 से शुरू होकर 500 रुपए तक पहुंचती है, जिसको सैलानी बड़ी आसानी से खरीद लेते हैं और गिफ्ट के तौर पर यहां से ले जाते हैं। ये नेम प्लेट होता है, लकड़ी की होती हैं। ये प्लेट से हम बाहर से मंगवाते हैं ऑर्डर पे, और फिर उसमें इन पर यहाँ पर कलर करके अपनी तरह से अपनी कला देते हैं इसमें। उसके बाद नाम लिख करके इसमें बनाया जाता है। जो भी आप नेम का कस्टमर बोलते हैं उस नेम का बन जाता है लिख करके, और अलग अलग प्राइस होता है। कस्टमर इसे बहुत पसंद करता है, यहाँ जब आता है तो इसे लेके ज़रूर जाता है। यहाँ रोज़ी रोटी का जरिया बनाया है, क्योंकि काम वाम कुछ था नहीं, तो इसकी वजह से हमने एक नया, क्योंकि हर चीज़ होती है, एक हिल स्टेशन है तो कस्टमर आता है तो हर एक नई चीज़ देखता है, तो ये एक अट्रैक्टिव चीज़ है। कस्टमर देखता है तो इसको देख करके रुकता ज़रूर है। अगर आप भी नैनीताल घूमने आ रहे हैं और आपकी नजर इन खूबसूरत नेम प्लेट्स पर पड़ेगी तो यकीन मानिए आपका भी दिल इन पर ठहर जाएगा और आप जरूर इनको लेकर जाएंगे। नैनीताल से के न्यूज के लिए कांतापाल की रिपोर्ट। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 4 मार्च 2020, वो ऐतिहासिक दिन जब बरसों के संघर्ष को मिला सम्मान। गैरसैंण, भराड़ीसैंण, ये राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, इसकी मैं आज घोषणा करता हूँ। राज्य आंदोलनकारियों का सपना, जनता की भावनाओं का प्रतीक है गैरसैंण, जिसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर उत्तराखंड सरकार ने अपना वादा पूरा किया। गैरसैंण में ये पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है। अब गैरसैंण को विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। 20 वर्षों में पहली बार राज्य स्थापना दिवस का मुख्य आयोजन गैरसैंण में हुआ। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तो यहाँ के लिए तमाम तरह की, एक तरह राजधानी का ही स्वरूप होता है, तो तमाम तरह की अवस्थापनाओं की सुविधाओं की जरूरत होगी, और उसके लिए आने वाले 10 वर्षों के लिए मैं 10 वर्षों की घोषणा कर रहा हूँ। 25,000 करोड़ रुपए से इस क्षेत्र के लिए पूरा जो हमारा ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र होगा, 25,000 करोड़ रुपए से उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। उत्तराखंड की शान वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि पर पुष्पांजलि के साथ पर्वतीय राज्य में एक नए अध्याय का प्रारंभ हो चुका है। नए सचिवालय के शिलान्यास और अन्य विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ चौमुखी विकास के द्वार खुल गए हैं। मजबूत इरादे, पूरे हो रहे वादे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड किसान कांग्रेस के लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ एक सुर मिलाते हुए कहा कि हरीश रावत जी ने यह नहीं कहा कि कांग्रेस में वापस आओ, बल्कि बागी विधायक हाईकमान दिल्ली सरकार में जाकर अपनी हाजिरी लगाएं और हाईकमान से माफी मांगे। वही कांग्रेस के बागी विधायक हैं जिन्होंने हरीश रावत की सरकार को गिराकर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाई। अब कांग्रेस में 2 खेमे देखने को मिल रहे हैं। एक खेमा बागियों को वापस लाने की तैयारी कर रहा है और दूसरा कांग्रेस खेमा बागियों को नाराजगी को जनता से माफी मांगने और हाईकमान के दरबार में जाकर अपनी हाजिरी लगाए, तभी जाकर कांग्रेस वापसी हो पाएगी। बताते रहिए अच्छी कहने वाला ये समझ गया जो मैं कह रहा हूँ। लेने के लिए जो चल रहा है अभियान,
की और उत्तराखंड जैसे नवोदित राज्य में दल बदल करवाने पर इस उत्तराखंड राज्य की जो अपमानना इन लोगों ने, इन 9-10 बागियों ने की है, 11 बागियों ने, इसके लिए वो उत्तराखंड की जनता से माफी मांगे और हमारे हाईकमान के आगे लिखित रूप पर अपना माफीनामा प्रस्तुत करें, तब जाके यह कांग्रेस में आए। उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। भाई जनता से तो इनको माफी मांगनी पड़ेगी और हाईकमान में माफी मांगनी पड़ेगी। रावत जी थोड़ी कह रहे हैं कि हम क्या नाम है मत आइए करके आइए। रावत जी मुझसे माफी थोड़ा मांगोगे? रावत जी थोड़ी कह रहे हैं कि मुझसे माफी मांगो। रावत जी तो कह रहे हैं आप जनता से माफी मांगो, हाईकमान से माफी मांगो, मेरे से माफी मत मांगो आप। खबर डोईवाला से है, जहां पर राजी पार्क से सटे बुलगावा गांव में रामगढ़ से रेंज अंतर्गत ग्रामीणों व वन विभाग अधिकारियों के बीच बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इको विकास समिति का कार्यकारिणी गठन किया गया। बैठक का उद्देश्य वन विभाग व ग्रामीणों के बीच सामंजस्य बैठाना है, ताकि जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को बचाया जा सके और किसानों की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण हो सके। इसी दौरान वन विभाग व ग्रामीणों के बीच समिति बनाई गई, जिसमें सर्वसम्मति से मंगल रौथाड़ को अध्यक्ष और जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों को 11 सदस्यों की समिति बनाई गई। यह समिति वन विभाग के सौजन्य से गांव में विकास कार्य कर सकेगी। उन्होंने बोला था 5 फीट गहरी होगी, 5 फीट चौड़ी होगी। कहाँ चल गया वो टावर, उन्होंने बताया था कि सैलानी आए अब न जाए। रुद्रपुर पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लव जिहाद को लेकर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लव जिहाद की आड़ में सांप्रदायिकता को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार राज्य में किसी भी तरह का तनाव ना हो, इसके लिए प्रतिबद्ध है। लव जिहाद की आड़ में आतंकवाद फैलाने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सख्ती से निपटेगी। लव जिहाद को रोकने के लिए सरकार द्वारा धर्म स्वतंत्र विधेयक लाया जा रहा है। इसमें ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो छल छम तरीके से शादी विवाह करते हैं और इन लोगों पर सख्त कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टिहरी के समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जारी किए गए लेटर पर भी कहा कि उन्हें मुख्य सचिव का जांच के आदेश दिए हैं। बीच में मत आने, अरे ये गुलदस्ता हटा लो, कुछ अरे हटा लो। उसमें हमने ऐसे लोगों का जो छल छद्म तरीके से शादी ब्याह करते हैं, अंतर जातीय विवाह करते हैं, अंतर धार्मिक विवाह करते हैं, उन पर हम पहले ही निर्णय ले चुके हैं। अगर कोई इस तरह की कोई भी बात अगर कहीं पर आती है तो उस पर सरकार सख्त से सख्त कदम उठाएगी। लव जिहाद की आड़ में कतई भी सांप्रदायिकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमेशा की तरह इस साल भी हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस बार भव्य पेशवाई और शाही यात्रा निकलेगी, बल्कि कुंभ मेला क्षेत्र में टेंट भी लगेंगे। साथ ही 13 अखाड़े, महामंडलेश्वर, साधु संत और श्रद्धालु शिरकत करेंगे। अखाड़ा परिषद बैठक में कोरोना के कुंभ में पड़ते असर का मुद्दा पूरी बैठक में छाया रहा। हालांकि 11 मार्च पहले शाही स्नान से पूर्व एक बार फिर कोरोना की लहर को देखने कर फैसला किया जाएगा। भैया जल्दी कराइए, बोलिए। क्या भैया हो गया मेले को स्वरूप कैसा हो, तो ये निर्णय हो गया है। सरकार की तरफ से कहा गया था कि आप लोग टेंट नहीं लगाएंगे, लेकिन आम सहमति बनी कि टेंट भी लगेगा और जिस तरह 2010 का मेला हुआ उससे अच्छा मेला किया जाएगा। फरवरी या मार्च में ये निर्णय होगा कि कोरोना का अगर ज्यादा बढ़ता है उस समय सब बैठ के निर्णय लेंगे, लेकिन अभी सारी तैयारी की जाएगी। अखाड़े के प्रतिनिधियों के साथ मेला अधिकारी रेखाई जी, हम सब लोग बैठने के बाद जो प्रमुख मुद्दे सब पे चर्चा हुई, स्वरूप पे चर्चा हुई और कल फिर मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे। तंबू लगेंगे मेले में, तंबू को लेकर एक चर्चा चल रही है। तंबू लगेंगे, तंबू कहाँ प्रतिबंधित है? सरकार लगाएगी या अखाड़े खुद लगाएंगे? नहीं, वो अभी तय हुआ, सरकार तो अभी नहीं लगाएगी, लेकिन अभी यह है कि तंबुओं पे प्रतिबंध नहीं है ऐसा। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर हो गए।
के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डोईवाला विधानसभा के रामनगर डांडा में लगभग इंतजार के बाद आखिरकार पक्की सड़क बनने का रास्ता साफ हो गया है, जिससे लोगों में खुशी तो है। वहीं डोईवाला के विधायक और सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी गांव के लोग आभार जता रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। पीडब्ल्यूडी विभाग देहरादून के अधीक्षण अभियंता पीएस ब्रजवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार से क्षेत्र की तमाम सड़कों के लिए धनराशि मिली है। इस धनराशि से देहरादून जिले की 40 किलोमीटर की सड़कें मार्च तक बनाने का लक्ष्य है, जिसमें डोईवाला विधानसभा की भी कई ऐसी सड़कें शामिल हैं जिनका निर्माण, नवीनीकरण और मरम्मत का काम काफी लंबे समय से लंबित था। अब धनराशि मिलने से ये सभी सड़कों का निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा, जिससे गांव के लोगों को भी राहत मिलेगी। रामनगर डांडा वन क्षेत्र में पड़ने वाली सड़कें, जिसका कार्य काफी लंबे समय से बाधित था, लेकिन अब 3 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण बहुत जल्द ही शुरू करा दिया जाएगा। इसके अलावा भी कई ऐसी सड़कें शामिल हैं जो कई कारणों से नहीं बन पा रही थी, लेकिन अब सभी सड़कों का निर्माण तेजी से शुरू करा दिया जाएगा ताकि मार्च तक सारे निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएं। स्पेशल असिस्टेंट ये केंद्रीय सहायता का मिला हमें लगभग देहरादून जिले के लिए 100 करोड़ मिला हुआ है, जिसमें से डोईवाला के लिए हमारे 14 मार्च में 8 करोड़ का मिला हुआ है, जिसमें से लगभग हमें 40 किलोमीटर का कार्य होना है। बीसी होना है, 30 mm बीसी का कार्य होना है। इस पे मिल चुकी है, इसमें मिल गया 3 किलोमीटर मिल गया इसमें हमें। तो कब तक उम्मीद करें सर कि काम इसमें टेंडर प्रोसेस हमारा चल गया है इसमें, और 28 तारीख को टेंडर रिसीव किया जाना है। डोईवाला विधानसभा में लगातार सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे लोगों में काफी खुशी है और वो सब शासन प्रशासन को धन्यवाद देकर आभार जता रहे हैं। आना जाना भी ऐसी है, रोड भी खराब है, परेशानी होती है। कितनी परेशानी होती है? पत्थर है रोड में, कोई गाड़ी पंचर हो रही, बहुत सी कठिनाई होती है। अच्छा, अब जब पक्की बन जाएगी तो कितना फायदा होगा? काफी फायदा होगा सर, हम रात को भी आ जा सकते हैं आराम से। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? सीएम साहब की विधानसभा है, लगातार सड़कें बन रही है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत आभार जो उनका, जो उन्होंने रोड के लिए बजट आया। सड़क बहुत पुरानी है, कई साल से बनी नहीं है ये, तो हमें बहुत दिक्कत होती है इधर सड़क से जाने में। तो अब जब जैसे सरकार इसे बनाएगी तो हमें बहुत वो होगा फ़ायदा इस सड़क में बनने का, कि रात को जैसे गाड़ी कई बार पंचर हो चुकी है हमारी ना, तो जैसे सड़क बन जाएगी तो हमें बहुत अच्छा फ़ायदा होगा इसमें वजह से। तो वहीं तमाम ऐसी सड़कों का भी निर्माण त्रिवेंद्र सरकार ने कराया है, जिनका निर्माण लंबे समय से नहीं हो पा रहा था, लेकिन सीएम के 3.5 साल के कार्यकाल में डोईवाला के विकास को गति देकर क्षेत्र को विकसित बनाया गया है। लगातार बन रही सड़कों से लोग भी शासन प्रशासन का आभार जताते हुए सीएम का भी आभार जता रहे हैं। डोईवाला से के न्यूज के लिए राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड के नए डीजीपी अब होंगे अशोक कुमार। आपको बता दें कि आगामी 30 नवंबर को राज्यपाल की मंजूरी के बाद डीजीपी का पदभार अशोक कुमार संभालने जा रहे हैं, जिसको लेकर मीडिया से बातचीत में अशोक कुमार ने बताया कि उत्तराखंड में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर काम करना हमारी प्राथमिकता है और पुलिस व्यवस्था आम जनता के लिए बनी है,
इस आम जनता के साथ ही मिलकर ही पुलिस व्यवस्था की जाएगी। राजधानी देहरादून में विश्व मत्स्य दिवस अवसर पर मत्स्य विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभागीय राज्य मंत्री रेखा आर्या समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री रेखा आर्या ने पालक किसानों को बधाई दी और उत्कृष्ट नई तकनीकी कार्य करने के मत्स्य पालक किसानों को और महिलाओं को प्रशस्ति पत्र और शाल देकर सम्मानित भी किया। साथ ही मत्स्य किसानों को क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। वहीं मीडिया से बातचीत में रेखा आर्या ने कहा कि हमारी सरकार ने नई योजना को मत्स्य पालकों को लाभ पहुंचाने का कार्य लगातार कर रही है, जिसमें मत्स्य पालक किसान और भी मजबूत हो सके और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिल सके। सर्वप्रथम आज 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस पर आप सभी लोगों को और हमारे मत्स्य पालकों को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई है। आज का दिन मैं समझती हूँ कि इस बात का मंथन का दिन होता है जिस दिन हमारे मत्स्य पालक अपने द्वारा किए गए कामों का उनको किस प्रकार से प्रोत्साहन मिलता है और पिछले गत वर्षों में किस प्रकार का क्रियान्वयन हुआ और अब आगे किस प्रकार का होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ों को लेकर एक मंथन करना, एक गोष्ठी करना, वही आज हमारे विभाग के माध्यम से जो है एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। खबर सितारगंज से है, जहां विभिन्न मांगों को लेकर पालिका चेयरमैन हरीश दुबे दूसरे दिन भी धरने पर बैठे रहे। इस दौरान धरना स्थल पर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल महामंत्री राजीव गुप्ता ने उन्हें अपना समर्थन दिया। इस मौके पर धरना स्थल पर हुई सभा से वक्ताओं ने अपने जिला अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह नगर में विकास कार्यों को रोकने की मंशा से तरह तरह की जांच के नाम पर कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। राजीव भाई विदित है कि हमारा 5 मांगों को लेकर लगातार जो है धरना जारी है। आज भी धरने का दूसरा दिन है। इसमें जो है कि आज हमारे सभासदों के नेतृत्व में और व्यापार मंडल के महामंत्री जो समर्थन देने हमें पहुंचे, राजीव गुप्ता जी, इन लोगों के समर्थन में आज एडीएम कांडपाल जी का यहाँ पे आपने देखा होगा पुतला भी फूका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।